हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। फिर से आई हूँ आपको इतिहास पढ़ाने के लिए। मैं रोहिणी दुबे आपको पढ़ा रही हूँ इतिहास कक्षा 12 के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं इतिहास के, वो आपको मैं इस सीरीज में कंप्लीट करा रही हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे और जल्दी आप इसको पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं अभी तक। एक बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी दूसरी बुक स्टार्ट हो चुकी है, जिसका पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसका भी एक टॉपिक, पहला चैप्टर आपका है सेकंड बुक का यात्रियों के नजरिए, और जिसमें 3 यात्रियों के बारे में बात की गई है। पहला अल बरूनी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर, जिसमें से अल बरूनी को हम कल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इब्न बतूता। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यात्रियों के नजरिए। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं, चैनल पर मेरे आकर। लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि जो भी यात्री है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जब भारत आए तो इन्होंने भारत को किस नजरिए से देखा और फिर उन्होंने उसको अपनी बुक्स में लिखा और जो उनको लगा वो उन्होंने लिखा, उसी को हम पढ़ते हैं। उससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा उस समय के समाज का, व्यवस्थाओं का, प्रथाओं का लगता है। तो ये उनका वर्णन है, उनके बारे में कुछ पर्सनल चीजें हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। अल बरूनी हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा यात्री है इब्न बतूता, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इब्न बतूता कहाँ से आया था? सबसे पहले इसके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इब्न बतूता का जन्म मोरक्को में हुआ था। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में है और यहाँ पर एक जगह है तंजीर। इस जगह पर, छोटी सी जगह मोरक्को में ही है जहाँ इब्न बतूता का जन्म हुआ था। इनकी फैमिली मुस्लिम थी और इस धर्म से जुड़े जो भी ज्ञान थे, जो भी बातें थी, उसके ज्ञान के लिए इनकी फैमिली बहुत फेमस थी। इब्न बतूता भारत की यात्रा इसने की। भारत की यात्रा पर आते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं एज इट इज। तो भारत की यात्रा के बारे में क्या क्वेश्चन आता है कि ये भारत कब आया? 1333 में इसने भारत की यात्रा की। इस समय भारत का जो राजा था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भारत का राजा था इस समय, मोहम्मद बिन तुगलक। 1333 में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी और आया कहाँ से था? मोरक्को से आया था। और किस राजा के समय पे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया। बिन तुगलक इसके ज्ञान से बहुत इम्प्रेस हुआ, जो इसके पास नॉलेज थी उससे बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने इसे दिल्ली में, जब ये दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक से ये मिला, तो इसने दिल्ली में इसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो इसका जो पद था दिल्ली में, जिस पद पर ये नियुक्त था वो था काजी या न्यायाधीश। कुछ समय तक ये दिल्ली में रहा, काजी के पद पर रहा। फिर कुछ लोगों ने इनके बीच में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी, जिस कारण से इसे जेल में डाल दिया गया। थोड़े टाइम तक ये रहा और जब गलतफहमियां दूर हुई तब इसको वापस से इसका पद दिया गया। ये एक पार्ट था इसका भारत का, और उसके बीच में ये फिर जेल चला गया। फिर उसके बाद इसको कारावास से बाहर निकाला गया और इसको इसका पद वापस सौंप दिया गया। तब एक और इसका दूसरा जो कार्यकाल है, एक तरीके से कहेंगे, वो स्टार्ट होता है। तो उस कार्यकाल में इब्न बतूता को चीन की यात्रा इसने की। चीन की यात्रा इसने कब की? 1342 में ये चीन गया। वहां पर
मंगोल राजा था और मंगोल राजा के पास इसको, मंगोल राजा उस समय था, चीन की यात्रा में इसको भेजा गया राजदूत बनाकर। आपके लिए क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता को चीन कब भेजा गया था? 1342 में, और राजदूत बनाकर इसको भेजा गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं कि इब्न बतूता की चीन की यात्रा की तुलना किसके साथ की जाती है? तो इब्न बतूता की चीन की यात्रा की तुलना की जाती है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ सारे आंसर्स या जो भी आपके पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि पूरा लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे। तो आप मेरे लेक्चर्स के संग में इन चीजों को अपनी नोटबुक में सही तरीके से लिखते चलें। तो इब्न बतूता की चीन यात्रा की तुलना मार्को पोलो के साथ की जाती है। मार्को पोलो की चीन यात्रा की, मार्को पोलो की चीन यात्रा के साथ, ठीक है। मार्को पोलो भी इटली का यात्री था और ये 13वीं शताब्दी में चीन और भारत दोनों जगह की इसने यात्रा की थी। तो उसी तरीके से इसको भी देखा जाता है। तो यहाँ पर ये इब्न बतूता का पर्सनल विवरण था जो मैंने आपको दिया, जिसमें हमने देखा कि मोरक्को से आया था, फिर हमने देखा कि कब आया था, 1333 में, किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। राजदूत बनकर चीन कब गया? 1342 में गया। इसकी चीन यात्रा की तुलना किसके साथ की जाती है? मार्को पोलो के साथ। ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में एज इट इज इनको पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो इनको आप याद कर लें। अब आगे हम बात करेंगे कि इसने क्या कहा है। जैसे कि अल-बरूनी के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी और हमने फिर ये देखा कि उसकी जो बुक थी किताबुल हिंद, उसमें उसने भारत का क्या वर्णन लिखा है, वही हम यहाँ पर देखेंगे। इब्न बतूता की किताब, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसने कौन सी किताब में लिखा है भारत के बारे में। तो इसकी किताब का नाम है रेहला, ठीक है, रेहला। रेहला इब्न बतूता की किताब है जिसमें उसने भारत का वर्णन दिया है। और क्या कहा है उस पर बात करते हैं। तो अलग अलग कई सारे वर्णन हैं इब्न बतूता के, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपसे ये जितने भी इसने विवरण दिए हैं, उन सारे विवरणों को 3 नंबर में भी पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। इब्न बतूता का विवरण भारत का, ठीक है, किसमें? रेहला मैंने बताया, इसकी जो किताब है वो भी यहां पर लिख देते हैं ताकि आप उसको देखते रहें और याद आपको रहे। किताब का नाम है रेहला, जिसमें उसने भारत का कुछ वर्णन किया है। क्या किया है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला वर्णन है उसका नारियल का वर्णन। नारियल का विवरण दिया है। अब नारियल का विवरण, जब वो आया तो उसने यहाँ पर नारियल देखा, इसके पहले शायद उसने नारियल नहीं देखा था, तो उसने कहा कि ये बहुत ही एक अलग टाइप का फल है। और ये भी बोला उसने कि नारियल की तुलना, ठीक है, नारियल की तुलना, आपके लिए क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता ने नारियल की तुलना किससे की? नारियल की तुलना उसने मानव खोपड़ी से की। मानव खोपड़ी से उसने नारियल की तुलना की और कहा कि मानव की खोपड़ी के जैसा ये फल होता है, जिसमें 2 आंखें, 1 मुंह और इसके अंदर एक हरे रंग का हिस्सा दिखता है जो मानव मस्तिष्क जैसा ये लगता है। तो इसने नारियल के फल की जो तुलना है वो मानव खोपड़ी या मानव के सिर से की है। पहला विवरण इसका ये है। और दूसरा विवरण जो है वो है पान का विवरण। पान यानी कि जो पान हम लोग खाते हैं डेली में, वो पान। तो पान का विवरण इसने दिया है कि पान एक लता की तरह है, उसकी एक बेल लगती है और उसकी तुलना
पान की तुलना, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। नारियल की तुलना मानव खोपड़ी से की, पान की तुलना किससे की? अंगूर लता, अंगूर लता यानी कि अंगूर की बेल जो होती है उससे, ग्रेप्स की जो अंगूर की बेल होती है उससे उसने पान की तुलना की है। उसने बोला कि पान की जो लता है, जो उसकी बेल है, वो भी उसी तरीके से लगती है जिस तरीके से अंगूर की बेल लगती है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें फल होते हैं और इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है खाने में। उसी तरीके से उसने नारियल को भी ये बोला है, उसकी तुलना तो उसने मानव सिर से की है, लेकिन उसने नारियल को भी खजूर के पेड़ की जैसे बताया कि जैसे खजूर होते हैं छोटे छोटे, उसी तरीके से नारियल भी लगते हैं और दोनों में फर्क इतना है कि खजूर छोटा होता है और नारियल बहुत बड़ा फल होता है। तो इस तरीके से उसने अपने हिसाब से जो उसको सही लगा, जो उसको समझ में आया, वो विवरण उसने रेहला में दिया है। ये दो बहुत खास हैं। आपसे इन दोनों का विवरण अलग से 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और एक एक नंबर में तो ये आते ही आते हैं कि नारियल की तुलना किससे की और पान की तुलना किससे की। आगे बढ़े और अब बात करते हैं शहर। इब्न बतूता शहरों के बारे में क्या कहता है? तो शहर भारत में कई जगह गया, वो घूमा, विशेष तौर पर वो दिल्ली में रहता था, तो मुख्य रूप से 2 शहरों की बात वो रेहला में करता है। कौन से 2 शहर हैं? दिल्ली और दूसरा है दौलताबाद। दिल्ली तो दिल्ली है, पता है आपको कौन सी दिल्ली है, और दौलताबाद भी एक शहर है जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। इन दोनों शहरों की बात वो करता है और इनमें भी विशेष तौर पर वो दिल्ली की बात करता है और बताता है कि दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है, ऐसा वो बोलता है। दिल्ली भारत का बहुत विशाल शहर है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत अच्छा शहर है, यहाँ का बाजार बहुत अच्छा है। जो खास बातें इब्न बतूता दिल्ली के बारे में बताता है, जो हमारा प्रश्न बनेगा, पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा, विशाल नगर, सबसे विशाल सबसे बड़ा शहर कौन सा बताता है इब्न बतूता? तो वो है दिल्ली। दूसरा हमारा इसमें बनता है, वो क्या बोलता है? वो दिल्ली के बारे में बोलता है कि दिल्ली में टोटल 28 द्वार हैं। ठीक है, क्या बताता है वो? कि दिल्ली में 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजे कहा जाता है। 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजे कहा जाता है और इन द्वारों में भी वो कुछ द्वारों का उल्लेख करता है। कौन कौन से दरवाजे बताता है? पहला बताता है बदायूं दरवाजा। बदायूं दरवाजा, इसके बारे में इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के 28 द्वार में जो बदायूं दरवाजा है ये सबसे बड़ा है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इब्न बतूता दिल्ली के किस दरवाजे को सबसे बड़ा दरवाजा बताता है? तो बदायूं दरवाजा। फिर उसके बाद दूसरा दरवाजा जिसका उल्लेख वो करता है वो है मांडवी। इसके लिए वो बोलता है कि इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर अनाज मंडी है। अनाज मंडी का उल्लेख किस दरवाजे पर करता है? मांडवी में। फिर तीसरा दरवाजा जिसकी बात ये करता है वो है गुल। गुल, ये तीसरा दरवाजा है जिसकी वो बात करता है और बताता है कि इस दरवाजे के बगल में फलों का बगीचा है। तो इस तरीके से, और साथ में एक कब्रिस्तान का उल्लेख करता है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है जो बहुत ही शानदार है। इस प्रकार से दिल्ली का विवरण इब्न बतूता हमें देता है। आपके लिए 4 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता दिल्ली का क्या विवरण हमें देता है, उसका विवरण बताइए। जैसे कल मैंने आपको अल-बरूनी का बताया था कि जाति व्यवस्था का विवरण उसका आया था त्रैमासिक परीक्षा में, उसी तरीके से इब्न बतूता का दिल्ली विवरण भी
आपसे पूछा जा सकता है। तो हम उसमें क्या लिखेंगे, इन चारों पॉइंट्स को आप एक सेंटेंस में लिपिबद्ध करके अगर लिख लेंगे तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। पहले हमारा आएगा कि दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बोलता है, फिर उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है ये बोलता है, उसके बाद वो बताता है कि दिल्ली में टोटल 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजे कहते हैं, 3 दरवाजों का उल्लेख वो करता है, बदायूं दरवाजा जो सबसे बड़ा है, मांडवी दरवाजा जो कि जहां पर अनाज मंडी है, और गुल दरवाजा जहां पर एक फलों का बगीचा है। इतना ही अगर हम पेपर में अपने आंसर्स में लिख देंगे तो ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा, हमें इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इब्न बतूता 2 शहरों की बात करते हैं, ये दिल्ली के शहर की बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका एक अच्छा सा आंसर तैयार करिएगा। आप अगर इसको एक बार याद करके लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा शहर है दौलताबाद। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत आता है। दौलताबाद के बारे में क्या बताता है, दौलताबाद के बारे में वो कहता है कि यहाँ पर महिलाओं की गायकी का एक बहुत बड़ा बाजार है। ठीक है, क्या बोलता है, महिला गायकों का एक बाजार है यहाँ पर बहुत बड़ा। ठीक है, और भी बहुत सारी दुकानें यहाँ पर हैं और इस बाजार है जिसे क्या कहते हैं, ताराबाद। ठीक है, ये ताराबाद का उल्लेख कौन करता है, ताराबाद कहां पर था, ताराबाद किसका बाजार था, ये सारे क्वेश्चंस 1 नंबर में आपको बनते हैं। तो ताराबाद कहां पर था, दौलताबाद में, इसका उल्लेख कौन करता है, इब्न बतूता, महिला गायकी का बाजार था, और वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी और हर दुकान के 2 दरवाजे थे जिसमें से एक दरवाजा हर एक दुकानदार के घर के लिए पीछे की तरफ खुलता था। इस तरीके से उसने भारत को देखा और बताया। साथ में उसने एक और चीज बताई कि ताराबाद क्या है, सबसे विशाल बाजार है भारत का। ठीक है, अब आप ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली को उसने सबसे विशाल नगर बोला है और ताराबाद को उसने सबसे विशाल बाजार बोला है जो कि दौलताबाद में है। ठीक, ये सारी चीजें आपको 1 1 2 2 3 4 सभी नंबरों में, आपको सभी तरह के अंकों में आपको ये मिलेंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करें। आखिरी वर्णन इब्न बतूता का जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है डाक व्यवस्था। इब्न बतूता डाक व्यवस्था के बारे में क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। डाक व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है वो, दिल्ली की, भारत की डाक व्यवस्था की, यहाँ के राजा द्वारा जो डाक व्यवस्था बनाई गई थी उसकी वो बहुत प्रशंसा करता है और बताता है कि जितना समय सिंध से दिल्ली तक यात्रा करने में जितना समय लगता है, यानी कि वो बोलता है 50 दिन का समय लगता है, उसके अनुसार सिंध से दिल्ली तक यात्रा करने में 50 दिन का समय लगता है। लेकिन यहाँ की डाक व्यवस्था इतनी ज्यादा सुदृढ़ है कि गुप्तचरों के द्वारा कोई संदेश जब सिंध से दिल्ली पहुंचाया जाता है तो उसमें मात्र 5 दिन का समय लगता है। देखिए आप कितना ज्यादा फर्क है। तो वो इससे ये बताना चाहता है कि यात्रा में जहां 50 दिन लग रहे हैं वहीं संदेश पहुंचाने में 5 दिन लग रहे हैं। ये इस बात को बताता है कि इनकी डाक व्यवस्था कितनी ज्यादा सुदृढ़ थी, कितनी तेज थी। अब डाक व्यवस्था के बारे में जो वर्णन करता है उसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को इस तरीके से आप अगर एक डायग्राम बना लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अश्वारोही डाक, ठीक है, अश्वारोही डाक या अश्व डाक व्यवस्था एक पहली व्यवस्था। 2 तरह की व्यवस्थाएं थी। वो बोलता है
कि दिल्ली में दो तरह की डाक व्यवस्था थी। पहली थी अश्वरोही डाक व्यवस्था या अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी थी पैदल। ठीक है, अश्वारोही डाक व्यवस्था को क्या कहते थे? इसे कहते थे उलूक। अश्वारोही डाक व्यवस्था को उलूक कहते थे। ठीक है, और पैदल व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था में क्या था? प्रति 1 मील पर 3 स्टॉपेज थे। ठीक है, 3 स्टॉप थे हर 3 मील पर, सॉरी, प्रति 3 मील पर। वो बोलता है कि प्रति 3 मील पर, प्रति मील पर 3 स्टॉपेज थे। थोड़ा सा उल्टा हो गया। प्रति मील पर वो बोलता है प्रति मील पर 3 स्टॉप थे। ठीक है, और 3 स्टॉप जो थे, जैसे कि 1 मील का रन है, यहां से ये 0 से लेके और यहां तक 1 मील हो रहा है, तो यहां इसको बराबर बराबर भागों में बांटा गया था और इनको दावा कहा जाता था। ये जो स्टॉपेज थे, इन स्टॉपेजेस को दावा कहते थे। तो हम इतना बोल सकते हैं कि अश्वरोही डाक व्यवस्था को उलूक कहते थे और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहते थे। हर जगह इनके मंडप बने हुए थे, मतलब टेंट टाइप के बने हुए थे जहां पर लोग बैठते थे। इनकी व्यवस्था किस तरीके थी? इब्न बतूता हमें बताता है कि अश्वारोही डाक व्यवस्था जो थी उससे ज्यादा तेज पैदल डाक व्यवस्था थी, क्योंकि जो भी पैदल डाकिया था वो दौड़ लगाता था जैसे उसके हाथ में संदेश आया और उसने दौड़ लगाई। एक हाथ में उसके संदेश रहता था और दूसरे हाथ में एक डंडा रहता था जिसमें घंटियां लगी हुई थी। तो जब वो दौड़ता था तो उसकी आवाज आती थी और जहां पर भी अगले स्टॉपेज पे कोई जो बैठा हुआ है संदेश वाहक पकड़ लेने के लिए, तो वो जैसे ही घंटी की आवाज सुनता था वो तुरंत खड़ा हो जाता था और इंतजार करता था, और जैसे ही ये आया इससे उसने संदेश लिया और फिर वो दौड़ लगा देता था अगले दावे तक के लिए, अगले स्टॉपेज तक के लिए। और इस तरीके से पूरी डाक व्यवस्था चरण दर चरण आगे बढ़ती जाती थी और बहुत तेजी में संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। तो ये इब्न बतूता का विवरण है डाक व्यवस्था का, भारत के बाजारों का, भारत के फलों का और दिल्ली का। इन सब को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये पेपर में जरूर से जरूर आता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से पढ़िए। कोई चीज आपको समझ में नहीं आए, किसी में आपको कंफ्यूजन हो या आपको ऐसा लगे कि कोई चीज मैंने बहुत जल्दबाजी में बता दी है, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसका आपका निराकरण कर सकूं और फिर से आपको उसे मैं समझाऊं। तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।